प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचिता सेवक और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और इस खास चर्चा के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम की शुरुआत लोकसभा चुनाव 2024 के साथ। सर, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान हो गया है और पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। और आपकी नज़र में कम वोटिंग या ज़्यादा वोटिंग के क्या मायने? देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसका ये एक तरह चुनावी महाकुंभ का पहला चरण हुआ जिसमें 102 सीटें का जो 21 राज्यों की 102 सीटों का जो मतदान हो गया। जो है पहले 2019 में ये 69 पॉइंट कुछ परसेंट था, इस समय 63 पॉइंट कुछ परसेंट है, 6%। इस पे कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 99 करोड़ हमारे मतदाता हैं, 99 करोड़, और ये 3 गुना बड़े हैं। जो अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, ये हमारे 99 करोड़ मतदाता ही हैं। 144 करोड़ हमारी जनसंख्या है, 99 करोड़ मतदाता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्तर पे हमारा चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसके बाद इस चुनाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि 370 धारा टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली दफा ये चुनाव होने जा रहे हैं। और इसके दूसरा एक और है कि साउथ में जो दक्षिण में तमिलनाडु की पहली 39 सीटें पहले चरण में उनका हो गया, तो ये 39 सीटें का जो परिणाम आएगा 4 जून को, पर ये राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले भी जाने जाएंगे। अब रह गए 69% और 63% कुछ है। इसमें भी जो पश्चिम बंगाल में है उसमें 75 से 79% 80% टच करके गई है और यूपी में कम गई है, ये औसत 63 दोनों की तरफ आ गई। तो इसमें जो अतीत के अनुभव कहते हैं वो ये है कि जब मतदाता विपक्ष से जुड़ा मतदाता, उसको ये एहसास होने लगता है कि मेरे मतदान का कोई लाभ नहीं क्योंकि सत्ता पक्ष हावी है, उसने जीतना है, तो उसकी परसेंटेज कम होती है। तो इस यूपी में जो परसेंटेज जो कम होगी तो उसका नुकसान सपा और बसपा को जाएगा, सत्ता पक्ष को लाभ लगता है। जहाँ पे पश्चिम बंगाल में मतदान 80 तक टच कर गया, 75 से लेकर कई सीटों पे जाकर, तो इसका मतलब वहाँ पे भाजपा का जो कार्यकर्ता, अपोजिशन का कार्यकर्ता वो सक्रिय है, तो इसमें उसको वहाँ पे सत्ता। तो एक ओवरऑल जो अतीत के अनुभव कहते हैं कि जब मतदाता उदासीन होता है विपक्ष का विशेष रूप से, तो सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है। तो जहाँ ज़्यादा मतदाता सक्रिय, तो इसका मतलब अपोजिशन वहाँ पे चुनौती दे रही है, तो उसको लाभ वाली स्थिति। तो यही मैं कह सकता हूँ कि जहाँ मतदाता जो उदासीन है तो उसको लाभ सत्ता पक्ष को जाएगा, यूपी में भी चाहे तो जहाँ ज़्यादा वहाँ पे विपक्ष को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं इसको जी। हालांकि सर सब जगह कोशिश है, खासकर पंजाब में भी, कि यूथ इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और 70-75% तक वोटिंग जो है वो रहे। नहीं, यूथ का तो एक देखो पहला अनुभव है, यूथ का करेगा, क्योंकि अब समस्या यूथ के जो पहले दफा आए हैं उनको तो एक साफ ऐसे ही है, उन्होंने जाना है, पर मुद्दे कौन से हैं अल्टीमेटली तो मुद्दों पे आएगा। तो जो राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, जो विकास का मुद्दा वो आ गया, और पश्चिम बंगाल में दिल्ली की चुनौती है वो मुद्दा है। तो ये दोनों अपने यूथ भी उसी हिसाब से लहर में फिर चलती है, तो यूथ भी चलता है, लेकिन साथ होता है यूथ में जैसे पहली दफा है, और वो निर्णायक है। हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है वो निर्णायक भूमिका निभा रही है। तो ये उसको एक पहला अवसर, एक शुभ अवसर है, उनको भी बधाई। लोकतंत्र की मजबूती में उनका पहला कदम, पहला हिस्सेदारी आ गई उसके लिए। और आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से बात करेंगे चुनावी मौसम में पार्टी बदलने की। सर, आज कांग्रेस के हिमाचल सह प्रभारी तेजिंदर सिंह बिट्टू और दिवंगत सांसद चौधरी संतोख सिंह की धर्मपत्नी करमजीत कौर चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। अब उन दोनों बड़े चेहरों के कांग्रेस को छोड़ने के क्या नुकसान होंगे और उनके भाजपा में शामिल होने के भाजपा को क्या लाभ होंगे, या ये दोनों चेहरे सिर्फ अपनी नाराजगी कांग्रेस से जाहिर करने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं? नहीं, देखिए, इसको दोनों चेहरे, तेजिंदर बिट्टू सह प्रभारी हिमाचल के हैं और संतोष सिंह की पत्नी करमजीत कौर जी जलंधर से पहले चुनाव लड़े हैं, और इनके परिवार, ये जो चौधरी परिवार है, देखिए, ये आपके प्रश्न का जवाब बाद में दूंगा मैं, ये दोनों की भूमिका, पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। देखिए,
चौधरी परिवार आज़ादी से पहले कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। ये चौथी पीढ़ी उनकी आगे आ गई है। हम्म, तो उस परिवार का इस समय बाहर जाना, कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करना था, उसका सीधा झटका कांग्रेस को एक पंजाब लेवल दुआबा, क्योंकि दुआबा जो है रामदास ये दलित परिवार या पिछड़ों की एक यहाँ में परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो उसको प्रभावित करेगा। दूसरा, कांग्रेस के जो उम्मीदवार चंद्रशेखर चन्नी वे बाहर के हैं, उनको अभी इस क्षेत्र के पूरा चेहरा नहीं है। तो ये चेहरा जो था, ये दोनों चेहरे मैं कहता था, जिनमें बिट्टू भी चौधरी परिवार का चेहरे जलंधर से भी जुड़े हुए हैं परिवार, इनको मतलब कांग्रेस के चेहरा तो है ही है, शहर को ये जानते हैं, शहर इनको जानता है, तो जो बाहर का उम्मीदवार है उसके लिए कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। अब आते हैं तेजिंदर बिट्टू, सह प्रभारी हिमाचल। सह प्रभारी चुनाव से पहले था, इसका मतलब सारे विधायक उनके साथ हैं, सीएम के संपर्क में है, तो उनका छोड़ना, भाजपा में शामिल होना, तो ये हिमाचल कांग्रेस में जो 6 लोग विधायकों के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं और सांसदों के पास, उनको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि तेजिंदर बिट्टू का चेहरा वहाँ पे सह प्रभारी के नाम तो है ही है, लेकिन कांग्रेस जगत में वो गांधी परिवार का भी एक परिचित चेहरा माना जाता है। हाँ, उनकी, हाँ, तो गांधी को, इसका मतलब जो एक सह प्रभारी जिसकी सरकार है, उस पार्टी की सरकार हिमाचल में, और उसका अपनी पहचान गांधी परिवार से सीधी है, जब वो छोड़ रहा है चेहरा, इसका मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी है। जो एक अनिश्चितता का दौर है, वो उसमें जो आप राजनीतिक लोग जो अपना भविष्य देखते हैं कि हमारा भविष्य कहाँ है, उस तेजिंदर बिट्टू को वो लगता होगा गांधी परिवार के नजदीक होने के बावजूद सुक्खू के साथ, सीएम के साथ, उस समय सुक्खू तो जब 6 विधायक त्यागपत्र बकाऊ थे, अब तेजिंदर बिट्टू के मामले में वो शब्द नहीं कह सकते कि उनके साथ तो दिन रात का साथ रहा, टिकट लेने, चुनाव लड़ने तक। तो अब ये तो एक नेतृत्व की कमी मैं समझता हूँ, और उसका लाभ भाजपा को हिमाचल में मिलेगा, जलंधर में मिलेगा। भाजपा के लिए तो एक ऐसे है कि जो खुश आमदीद वाली बात है, जो आए दोनों चेहरे आए, दोनों के अपने नाम भी है, पहचान भी है, तो उनको लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस को हिमाचल में भी नुकसान मिलेगा, पंजाब में, जलंधर में मिलेगा। बस आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे गुजरात के बिजनेसमैन की। सर, हाल ही में गुजरात के बिजनेसमैन भावेश भंडारी ने अपनी 200 करोड़ रुपए की संपत्ति दान में देकर अपनी पत्नी जिनल के साथ संसारिक मोह माया से त्याग पाकर संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। और सर, थोड़े ही दिनों में दोनों दंपति जो जैन धर्म की दीक्षा लेंगे, तो आप उनके इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मोह माया के बंधन को छोड़ना कैसे, क्या नजरिया है? देखिए, ऐसे है भाई, आज अधिकतर दुनिया में, सारी दुनिया नहीं सकता, अधिकतर जो है जीवन जो धन कमाने में अंधी दौड़ में दुनिया लगी, भौतिक सुख सुविधा, जीवन का जो लक्ष्य है ना, वो भौतिक सुख सुविधा और धन रह गया। और उस समय में, इस दौर में 200 करोड़ की संपत्ति को त्यागना और मोक्ष के चाह, मुमुक्षु कहते हैं जैन धर्म, जब मैंने दीक्षा लेना, मुमुक्षु का मतलब है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आता है, तो उसके लिए इन्होंने जो कदम उठाया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम मैं कह सकता हूँ, समाज में एक नई दिशा देने वाला कदम कह सकता हूँ, पर ये राह बड़ी कठिन है जो जब आप तप की राह पे चलते हैं। वैसे जैन धर्म के अनुसार जो मुमुक्षु बनता है, या जो उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी काया पर विजय पा लेता है, वो जैन कहलाता है, और वो मोक्ष प्राप्ति के लिए और उसका सफल हो जाता है इसका भी। और ऋग्वेद में भी ये बात कही गई है कि जो ये अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, संयम जीवन रखता है और दुख सुख को समान रूप से लेता है, उसकी आज भी दीर्घ होती है, वो अमर तत्व को भी प्राप्त करता है। तो ये हमारे धर्म में इस चीज़ को मान्यता तो मिली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये रास्ता बड़ा कठिन है, हर कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और इनके जिनके दंपति की आप बात कर रहे हैं, इनके 2 बेटा और बेटी ने 2 साल पहले दीक्षा ली थी, तो वो उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने ये दीक्षा ली है। तो ये एक बड़े तपस्वी जीवन मैं कहता हूँ, जो साधारण हर आदमी इस राह पे नहीं चल सकता। तो इन्होंने अपने त्याग किया है, त्याग की राह जो है वो एक नई पीढ़ी को ये संदेश तो देगी
कि केवल धन और भौतिक सुविधा जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य मोक्ष या अंत शांति है, और मोक्ष का आगे इसकी बहुत गहराई है। लेकिन जैन धर्म में एक और बात है कि वो परमात्मा से आत्मा के मिलन में शरीर को भी बाधा मानते हैं, इसलिए वो शरीर को बड़ी कठिनाइयाँ देते हैं। अगर उनके सन्यासियों को आप देखें जिन्होंने जीवन ये भौतिक सुविधा है, तो वो एक एक रोम भी अपना करवाते हैं, और जो अंतिम समय में वो एक दौर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं कितनी तपस्या करके। तो वो जैन धर्म के ये एक कठिन दौर में जाना है। बाकी मोक्ष जो अपना आंतरिक सुख है, जो शांति है, उसका किसी धन से या कुछ, ये बात तो सीधी समझ देता था। पर हर कोई इसको देख के इसकी चार राह पे चलने चाहे तो वो संभव नहीं है। ये कोई बिरला करता है, इसना करता, पर ये एक अद्भुत और मैं समझता हूँ अध्यात्म की दृष्टि से बड़ा एक शुभ कार्य है, कठिन कार्य है, तपस्या की राह है। जब आप सब कुछ आप परिवार नाते रिश्ते नाते छोड़ के मुक्त तो इस रास्ते पे चले। उनकी शुभकामनाएं, उनकी यात्रा सफल है, यही कह सकते हैं। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा करेंगे शिरोमणि अकाली दल बादल की। सर, शिरोमणि अकाली दल बादल ने संगरूर से इकबाल सिंह झुंदा को टिकट दी है। अब उनके इस टिकट वितरण से ढींढसा गुट जो है उन्होंने सुखबीर बादल से नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी सामने भी आई है क्योंकि ढींढसा गुट जो है वो संगरूर से परमिंदर सिंह ढींढसा को टिकट देने के चाहवान थे। अब सुखबीर बादल एक बार फिर से ढींढसा ग्रुप को मनाने के प्रयास कर रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस सारे सियासी घटनाक्रम को किस तरह से देखेंगे? देखिए, जो पहली प्रतिक्रिया ढींढसा साहब की आई थी तो वो तो यही थी कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। उन्होंने बेटे के लिए टिकट मांगी हुई थी, तो जो अंतिम क्षण में इकबाल सिंह झुंडा को दे दिया गया। लेकिन कल की मेरे को बताया कि सुखबीर बादल उनके घर चंडीगढ़ गए और उनको मनाया है, और वो उनको लहरा काका के लिए विधायक पद के लिए तैयारी की सीट की उनको गया भी आप उसके लिए। अब ये तो बात होगी, ढींढसा का फिर बयान आज ही आया हुआ है कि मैं अकाली दल में हूँ, मैं छोड़ने नहीं जा रहा। तो ये एक समझता कि परिपक्वता भी है, और जो वर्तमान परिस्थितियाँ उनका एक ठीक उचित निर्णय के उसी में रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो सुखबीर बादल है उनका जो ये राजनीतिक चाल मैं कहता हूँ चली ढींढसा परिवार, उनको तो राजनीतिक झटका तो लगा ढींढसा परिवार को, लेकिन उसके साथ साथ सुखबीर बादल के अपने व्यक्तित्व पर भी प्रश्न नहीं। क्योंकि देखिए, सुखबीर बादल के पिछले समय में अकाल तख्त पर जाकर माफ़ी मांगी थी और घर वापसी के लिए वरिष्ठ नेता को अपील की थी। तो ये भी आ गए, बीबी जगीर कौर भी आई और भी आए। वो आने के बाद फिर पवन टीनू का चले जाना, गुरचरण चन्नी का आप में चले जाना, और उसके बाद मलूका परिवार की जो भूमिका है ये सारी चीज़ें जो बताती हैं कि अकाली दल के अंदर उस विशेष सुखबीर बादल के नेतृत्व में कहीं ना कोई कमी है, जो असंतुष्टता की भावना। नहीं तो ये पवन टीनू चन्नी का जाना ये अपने आप में एक प्रश्न लगाता है अकाली दल। तो मैं ये समझता हूँ कि ढींढसा ने तो अपनी स्थिति संभाल ली। अब जो अकाली दल में आगे नेता को वापसी करना चाहेगा घर वापसी, उसके लिए समस्या खड़ी कर दी सुखबीर बादल ने। क्योंकि अगर ये एक वादा खिलाफी आगे सारे केडर में जाती है और पवन टीनू जैसे बाहर निकल गए, चन्नी बाहर निकल गया, तो ये जो घर वापसी के लिए और कोई नेता आना चाहेगा तो उसको थोड़ी सी झिझक होगी। उसके लिए उनको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे सुखबीर बादल को, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह लगा कि हमने वादा किया था वो निभाया नहीं। तो राजनीति विश्वास चलना है। अगर शेयर मात की नीति इसी तरह चलती रही तो फिर इनकी अपनी साख भी खराब हुई। कल को इन पे विश्वास, राजनीतिक विश्वास कम होगा, तो ये इनके लिए कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ेगी, मैं ये कहता हूँ। और आज प्रोग्राम चर्चाए खास में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर इसी प्रोग्राम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।